नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं राम प्रकाश जांगीड़, बाय प्रोफेशन एडवोकेट, वापस आप सबके साथ एक नए कानूनी विषय पर। दोस्तों, अभी का जो विषय है बहुत सेंसिटिव विषय है और इस विषय की महत्वता कितनी है वो विषय पूरा होने पर आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल भारत देश में और पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी फैली हुई है दोस्तों, इसकी वजह से बहुत लोगों की जानें गई हैं और इस वजह से जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो अपने पीछे अपना पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। और वो जो परिवार है, अगर उसमें संपत्ति का विभाजन उनके हिसाब से ना हुआ तो उनके बीच वाद विवाद हो जाता है दोस्तों। तो मेरा जो आज का विषय है दोस्तों वो है विल, वसीयतनामा जिसे आप कहते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी को अपने जीते जी जब तक उसका जीवन है उसे अपनी संपत्ति का विल बना देना चाहिए। कारण क्यों बनाना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप हैं तब तक आप अपनी संपत्ति का किस तरह से आप निकाल करते हैं वो आपको मालूम है। आप अपने संतान को समझा के बुझा के कैसे भी आप उसका निकाल करवा सकते हैं, लेकिन आपके ना होने पर आपकी वही संतान आपकी उस संपत्ति के लिए लड़ें, झगड़ें, एक दूसरे के ऊपर कोर्ट कचहरी में केस करें, तो उस संकट का, उस तकलीफ़ को आपको देखना ना पड़े, इसके लिए हर एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का विल करना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर ये जो विल यानी कि वसीयतनामा है, इसके लिए कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं है, मतलब कि एक कानून नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमारे देश के अंदर एक जाति के लोग नहीं हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात। अलग अलग जाति के लोग हैं, जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट भी है, मुस्लिम एक्ट भी है इसमें, और जो सबसे पहले 1925 में जो एक्ट आया था, इसके अंदर बाकी के जो लोग हैं, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, यहूदी, उन लोगों के लिए भी अलग अलग कायदा है दोस्तों। दूसरी बात, जो मेन बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपसे मात्र हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है बरोबर, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा, जिसके अंदर 2005 में कुछ अमेंडमेंट आए हैं, जिसकी वजह से स्त्रियों को और अधिक हक मिले हैं अपने पैतृक संपत्ति में। बाकी के कानूनों की चर्चा में इस विषय में करना मुनासिब नहीं समझता। अगर किसी को इस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी करनी हो तो वो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और बाद में इसमें ये 2005 में इसमें अमेंडमेंट आए हैं दोस्तों। तो मैं सामान्य व्यक्ति को समझ में आए उस हिसाब से इस विषय पर चलता हूँ दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि विल, कोई भी आदमी विल बनाता है, वो विल उसके मरने के बाद एप्लीकेबल बनती है। विल का मतलब ही यही होता है कि भाई मैं ये फलाना व्यक्ति मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति का निकाल किस तरह हो, मेरी कौन सी संपत्ति किसे मिले। अगर उस व्यक्ति की कुछ इच्छाएं हैं तो वो अपने विल में उसको दर्शा सकता है। विल बनाने के प्रति लोगों के बीच में बहुत सारी गलत अलग अलग बातें उनके दिमाग में रहती हैं कि विल में ऐसा होना चाहिए, विल में वैसा होता है, ये होता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि अगर जिस किसी व्यक्ति को विल बनाना हो, विल बनाने के लिए उस आदमी की मानसिक स्थिति एकदम क्लियर होनी चाहिए। मानसिक तौर पे वो एकदम संपूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। किसी के दबाव में, किसी की धाक धमकी से अगर उसे धमका कर कोई विल करा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात ये कि विल जब बनाते हैं तो विल के अंदर साक्षी यानी कि विटनेस, जिसे गवाह बोले जाते हैं, उस गवाह की जरूरत पड़ती है। तो लोगों के अंदर जो ये भ्रम फैला हुआ है कि विल बनाने वाले विल बना देते हैं, पीछे से विटनेस की यानी कि गवाह की, साक्षी की साइन करा लेते हैं, वो गलत है। उसका जो तरीका है वो अलग है। विल अगर आप बना रहे हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से यानी कि एडवोकेट से या कानूनन जानकारी आदमी हो, उनसे आप उसका ब्यौरा लीजिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद आप विल बनाइए। विल बनाने की आपकी जो इच्छा है वो आपके जाने के बाद अगर उस इच्छा को आपको पूर्ण करना है
तो उसके लिए विल वैलिड होनी चाहिए, विल लीगल होनी चाहिए। और विल लीगल होने के लिए उसके बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विल कौन कर सकता है। विल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, समझ लीजिए। विल करने के लिए उसके पास उसमें कुछ संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी उनके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, किस प्रॉपर्टी की आप विल बना सकते हैं? दोस्तों, जिस प्रॉपर्टी के आप संपूर्णतः मालिक हैं, जिस प्रॉपर्टी के आप संपूर्णतः मालिक हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी में किसी का कोई हक हिस्सा बाकी नहीं हो, किसी बैंक का कोई लोन नहीं हो, किसी का कर्जा नहीं हो, किसी के यहाँ आपने मॉर्गेज ना रखी हो। ऐसा नहीं है कि आपको इन फ्यूचर मिलने वाली हो आप उसकी विल कर सकते हो, नहीं। आप पूर्णतः उस संपत्ति के मालिक हैं तो ही आप उस प्रॉपर्टी का विल कर सकते हैं। आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी पे आपको मिलने वाली संपत्ति का आप विल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात पे आता हूँ, विल। तो विल सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि विल बनाने का खर्चा आता है, विल बनाने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको प्रक्रिया पे आता हूँ, मैं प्रक्रिया बताता हूँ। विल दो तरीके से बनती है। विल आप लिखित में भी बनती है और मौखिक विल भी चलती है, लेकिन मौखिक विल को साबित कौन करेगा? तो एहतियात के तौर पर और मेरे मानने के अनुसार एडवाइजेबल ये है कि आप लिखित में विल बनाएं। लिखित विल जो बनती है, आपने जो विल बनाया है उसकी सत्यता पर, या वो जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, विल बना रहे हैं, वो सही है, आपने लिखा है, आपकी सहमति से हुआ है, इसके लिए उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन की दो प्रक्रिया हैं, एक नोटराइज्ड और एक सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जो तहसीलदार के यहाँ होते हैं, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो रजिस्टर्ड होते हैं। नोटराइज में फिर भी थोड़ी एक शक्यता, संभावना रहती है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड विल है उसको चैलेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में बना हुआ डॉक्यूमेंट है और उसकी जो प्रोसेस होती है कि सब रजिस्ट्रार के सामने विल बनाने वाले जो हैं वो सिग्नेचर करते हैं, विटनेस उनके सामने सिग्नेचर करते हैं, और अभी न्यू प्रोसेस के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है। तो वहाँ सब रजिस्ट्रार उससे रिलेटेड उन्हें क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। दोस्तों, विल बनाने में जो डर है, दूसरा जो भ्रम है लोगों को, वो ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरी इतने रुपए की प्रॉपर्टी है तो मुझे ये गवर्नमेंट को ये चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, नॉमिनल चार्ज है विल रजिस्ट्रेशन का, नॉमिनल चार्ज है, उसमें आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी या कोई अदर चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों, दूसरी बात ये कि विल बनाने के समय आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बोला कि विल आप उसी संपत्ति का ही कर सकते हैं जो आपकी हो, पूर्णतः आप मालिक हो, जो आपको भविष्य में मिलने वाली है, या पॉसिबिलिटी पे आप मत चलिए। विल जब आप बना रहे हैं तो उसके अंदर संपूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके से उस चीज़ को मेंशन करिए कि ये राज्य में, ये शहर में, ये ज़िले में, ये तहसील में, ये गांव में मेरी ये ज़मीन है। उसके जो भी उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर है, सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर या खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट है, आपकी एफडीज हैं, और भी जो भी है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको जो भी आते हो, आप उसको स्पष्ट तरीके से लिखिए। और उस विल के अंदर आपको सबसे मेन चीज़ ये लिखनी है, जो लिखना है, जो ध्यान रखना है वो, कि ये जो मेरी संपत्ति है, इसके मैंने, अगर आपने इसके पहले कोई विल किया है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसको इसमें मेंशन करना जरूरी है कि भाई इसके पहले मैंने ये विल की थी, इसको मैं आज से रद्द बातल कर रहा हूँ, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और ये जो मेरी नई मैं विल बना रहा हूँ ये अभी अमल में रहेगी। दोस्तों, कोई भी विल आखिरी नहीं होती जब तक आप उसे चेंज करना चाहते हैं। आपने अगर कोई विल बनाई हुई है और अगर आपको उसको भविष्य में चेंज करना है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। आपको पुरानी वाली विल के साक्षी नहीं मिल रहे तो आप नए साक्षी या नए गवाह के साथ वो काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि विल जब बन रही है, विल के अंदर जो प्रॉपर्टी का ब्यौरा है वो सही ले, और विल के अंदर जो मेन चीज़ होती है कि विल का जो ड्राफ्टिंग होता है उसमें फ्यूचर में अगर वो चैलेंज होती है तो उसका जो ड्राफ्ट है उसमें लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है वो अपनी स्वयं इच्छा से अपनी संपत्ति का विभाजन कर रहा है, अपनी संपत्ति का निकाल कर रहा है, उसकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो उसमें जो लिखाण होता है वो ये होता है कि भाई मैं मेरी मर्जी से, क्योंकि
विल बनाने का जो मेन कंटेंट है वो ये है कि वो मानसिक तौर पे स्वस्थ होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए, धाक धमकी उससे कोई दे नहीं रहा है, वो किसी के डर में दबाव में काम नहीं कर रहा है। तो जो लिखाण होता है वो ये उसमें ये चीज़ कंपलसरी है कि मेरी संपत्ति का मैं इसका संपूर्ण रूप से मालिक हूँ। फिलहाल मैं मानसिक तौर पर मैं स्वस्थ हूँ और मैं जो कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। मैं मेरी मर्जी से इस चीज़ का, मैं मेरी संपत्ति का मेरे जाने के बाद निकाल अच्छी तरीके से हो और इसका बंटवारा सही जगह हो और जो मेरी इच्छा है वो पूर्ण हो, इसके अनुसार मैं ये विल कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव एक प्लीडिंग दिखता है कि उस आदमी की इच्छा होगी। तो और इस चीज़ को आप पूरा मेंशन करिए। अगर आपने विल पहले कभी विल बनाई हो, वो आपने रजिस्टर्ड की हो, अगर आपको उसको कैंसिल करना है या उसमें कुछ चेंजेस करना है या नया कोडिसल बनाना है, सप्लीमेंट्री विल बनाना है, तो उसको उसी प्रोसेस से, अगर आपने नोटराइज विल बनाया है तो उसको कैंसिल करने के लिए भी नोटराइज कैंसिल विल बनेगा। अगर आपने रजिस्टर्ड विल बनाया है तो उसको कैंसिल करना है तो आपको रजिस्टर्ड कैंसिल विल बनाना पड़ेगा। दोस्तों, विल बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है, आप ये समझिए कि विल बनाते समय आप जिस आदमी को उस विल में से, उस विल में उसका हित है, उसको कुछ मिलने वाला है, उस आदमी को विटनेस के तौर पे ना लें। जिस आदमी को उस विल से कुछ प्राप्त होने वाला है, अगर वो आदमी उसमें विटनेस है तो उसे उस विल में जो मिलने वाली संपत्ति है या कुछ भी है, उसका जो भी हक हिस्सा है, वो उसे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे आपके विश्वासी, आप जिस पे विश्वास कर सके, और मेरी तरफ से जो एडवाइस है कि आप कम उम्र के, आपसे कम उम्र का कोई आपका विटनेस हो तो बहुत बढ़िया है। देखो, ये कोई नियति का ये कॉमन एक नियम ऐसा होता है कि जिसकी उम्र ज़्यादा होती है वो पहले उनकी डेथ हो जाती है बाद में, लेकिन कंपलसरी ऐसा नहीं है। कभी कभी कम उम्र वाले पहले चले जाते हैं, लेकिन एक कॉमन क्रम में हम लोग चल रहे हैं, सामान्य क्रम में चल रहे हैं। अगर आपसे ज़्यादा उम्र के आदमी को आप अगर विटनेस में रखते हैं और वो आपसे पहले अगर चले गए तो उस चीज़ को साबित कौन करेगा, उस चीज़ को बोलेगा कौन। तो ये एडवाइजेबल है कि आप कम उम्र के लोगों को उसमें साक्षी के तौर पर रखिए। दोस्तों, दूसरी बात ये कि विटनेस जो भी है, आपके जो विटनेस है उसका उसमें हित नहीं होना चाहिए। उस विल के अंदर उन्हें कुछ प्राप्त होता वैसा नहीं होना चाहिए। विल आप जो बना रहे हैं, विल बनाते समय, ये भी एक एडवाइजेबल आपको एडवाइस है कि विल बनाते समय अगर आप किसी डॉक्टर को साथ में रखें और वो आपको एक सर्टिफिकेट दें इसमें कि ये जो विल आपने बनाई उस समय आप मानसिक तौर पर संपूर्ण स्वस्थ हैं, तो उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, कई लोग क्या करते हैं कि विल बनाने के बाद अगर उन्हें कैंसिल करना हो तो वो उस विल को फाड़ देते हैं या उसे कैंसिल करने के लिए उसको वो पेज फाड़ डालते हैं या उसे जला देते हैं। दोस्तों, वो इस तरह से विल कैंसिल नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह विल बनाने की प्रोसेस है उसी तरह विल को कैंसिल करने की प्रोसेस है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह कि विल बनाने क्यों चाहिए। कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीते जी अपने संतान का वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन उनके जाने के बाद उस संपत्ति के लिए उनकी जो संतानें होती हैं वो लड़ती हैं। किसको कितना देना है, किसको क्या देना है, वो उस चीज़ के लिए कोर्ट कचहरी हो जाती है, कैसे हो जाते हैं और वो लंबा चलता है। मरने वाला आदमी जिसकी संपत्ति है उसकी कुछ भी इच्छा उसमें पूरी नहीं होती है। तो जिस भी व्यक्ति के पास अपनी कुछ भी संपत्ति हो, उसे अपनी इच्छा, इस विल में वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। उसे अपनी इच्छा बतानी पड़ती है कि मेरी ये संपत्ति, इसमें से ये संपत्ति मैं दान करना चाहता हूँ, इस संस्था को दान करना चाहता हूँ, मेरी ये संपत्ति मैं मेरे इस लड़के को देना चाहता हूँ, मैं मेरी इस लड़की को देना चाहता हूँ। तो ये जो आपके संतानों के बीच का जो विवाद है वो कम हो जाएगा। और अगर विल आप रजिस्टर बनाएं तो उससे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दोस्तों, विल बनाने में जो ध्यान रखने वाली बात है कि विल बनाते समय साक्षी उसी टाइम पे हाजिर हो जब आप साइन कर रहे हैं। ये लोग बहुत सारी गलती करते हैं, विल बना लेते हैं, अपनी सिग्नेचर कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, बाद में से अलग से किसी विटनेस की साइन कराते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। एज पर लो, कानूनी जो प्रक्रिया उसके अनुसार ऐसा होता है कि जब आप साइन कर रहे होते हैं उसी समय पर 2 विटनेस की साइन होनी चाहिए, वो नोटराइज्ड हो या रजिस्टर्ड हो। दोस्तों, दूसरी बात ये कि साक्षी कंपलसरी है।
विटनेस जो है वो कंपलसरी है। आप बिना विटनेस के अगर विल बनाते हैं तो उसकी कानूनी जो कायदेसरता है, जो उसकी एक महत्वता है, वो कम हो जाती है। दोस्तों, विल बनाते समय आपकी जो भी संपत्ति है उसका आप संपूर्णतः स्पष्ट तरीके से उसका वर्णन कीजिए। जिस संपत्ति में आपका हक संपूर्णतः है उसी की ही आप विल कर सकते हो। जो फिलहाल अभी आपकी पूर्णतः मालिकी की नहीं है, आप उसके मालिक नहीं है, उसके आप विल नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने एक विल बनाई है, कुछ समय बाद आपको लगता है कि मुझे उस विल में कुछ चेंजेस करना है, मुझे उसमें कुछ और ऐड करना है, तो आप पुरानी विल को, जो आपने पहले वाली विल बनाई है, उसको आप कैंसिल करिए। या फिर आप जो नई विल बनाते उसके अंदर आप उस विल का, पुराने विल का आप वर्णन कीजिए कि ये फलाना तारीख को मैंने ये विल बनाई थी, वो विल, इस विल के बनने से उसको रद्द माना जाए और अभी वाली जो विल है इसका अमल हो। तो दोस्तों, आपका जो विल बनाने का जो इंटेंशन है वो क्लियर हो। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपने जो विल बनाई है उसमें एक एग्जीक्यूटर होता है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपने विल बनाया है, आपकी इच्छा जो है वो उस विल में है। आपके डेथ हो जाने के बाद अगर वो विल उन लोगों को मिले ही ना, किसी ऐसे आदमी के हाथ लग जाए जो उसे छुपा दे, उसे आपकी जो इच्छा है कि मुझे ये धार्मिक दान देना है, मुझे इस संस्था को देना है, मुझे इस लड़के को ये देना है, वो इच्छा आएगी कब, पता कब चलेगा कि आपकी ये अंतिम इच्छा ये थी जो आपने अपने विल में लिखी। उस विल को आप ऐसे आदमी को सुपुर्द कीजिए, आप ऐसे आदमी की उसकी जवाबदारी उसको सौंपिए कि जो तुम्हारे जाने के बाद उसको एप्लीकेबल बनाने के लिए आगे की कार्रवाई करे। और ये भी एक एडवाइजेबल एडवाइस है कि वो आपसे कम उम्र का हो, अगर आपसे बड़ी उम्र का होगा वो चला जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। विल वैलिड कब होगी? दोस्तों, मैंने बताया जैसे विल में आपको संपूर्णतः कायदा के कानूनी जो प्रोसेस है उसके अनुसार विल रजिस्टर कराना या नोटरी कराना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसमें आप कोई उसको चैलेंज करे, वो शंका खड़ी ना हो, उत्पन्न ना हो, इसके लिए उसे नोटराइज या रजिस्टर कराया जाता है। रजिस्टर्ड सबसे बेस्ट है, वो एडवाइजेबल है, उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। विल बनाते समय जो संपत्ति का ब्यौरा है, जो उसका लिखाण है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो साक्षी हैं वो होने चाहिए। आप जिस संपत्ति के मालिक हो आप उसी का कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने कोई विल बनाई है और आपने जिसको उस विल में बताया है कि ये मेरी संपत्ति इसे मिलनी चाहिए, अगर वो आपकी मृत्यु से पहले अगर वो मर जाता है तो वो विल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर जो आपके लीगल हायर्स जो बचते हैं, वारसदार बचते हैं, वो हो जाता है, वो उसके मालिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये विल का जो ये वीडियो बनाने का मेरा कारण ये है कि फ़िलहाल के समय में अभी बहुत सारे ऐसे केसेस खड़े हुए हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी संपत्ति को लेकर उसके संतान है, परिवार वाले वाद विवाद में उतरे हुए हैं, केस में पड़े हुए हैं। तो मेरा हर आदमी से ये एक आपसे नम्र विनंती, अपील है आप सबसे कि हर एक व्यक्ति को विल बनानी चाहिए। विल जितना लोग सोचते हैं ऐसा कुछ उसमें कोई ऐसा खर्चा नहीं है, ऐसी कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, लेकिन विल सही तरीके से, कानूनी तरीके से बननी चाहिए। विल के अंदर जो कंटेंट आने चाहिए वो आने चाहिए। आप किसे कितनी संपत्ति कैसे देना चाहते हैं ये आना चाहिए। हर एक जाति, आजकल हर जाति में अपने अलग अलग तरीके से लोग विल बना रहे हैं, लेकिन कानूनन तौर पे जो ये है हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बन रही है। तो दोस्तों, लोगों के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसके लिए वीडियो बनाना मैंने मुनासिब समझा। कई जातियों में ऐसा होता है कि वहाँ उनके बहन बेटियों को उनका हक नहीं मिलता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6 में आप सबसे अपील करूँगा कि आप सब पढ़ें। 2005 के बाद कानून ने, भारतीय संविधान ने औरतों को, हमारे देश की औरतों को पैतृक संपत्ति में उन्हें जितना अधिकार लड़के का होता है उतना अधिकार लड़कियों को मिलता है। तो ये जो लोगों के अंदर भ्रम फैला हुआ है कि हम हमारे यहाँ हमारी बहनों को हक हिस्सा नहीं देते, हम हमारे यहाँ बेटियों को, हम हमारे यहाँ उनको हक नहीं देते, तो ये चीज़ गलत है कानूनी तौर पर। अगर लड़के का जितना हक है उतना ही लड़की का हक है। लड़की अपनी सम्मति से, अपनी खुशी से वो अपना हक हिस्सा छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकती है, उसके लिए लिखाण होते हैं। और दोस्तों, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जिस किसी स्त्री ने प्रॉपर्टी के रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट जो साइन करते हैं वो उसे समझ के, सोच के वो साइन करे, क्योंकि उसे पता चलना चाहिए कि इसमें इसका हक अधिकार है। अगर वो अपना हक अधिकार अपनी मर्जी से छोड़ रही है तो बढ़िया है, बाकी उसका हक अधिकार उसका लगता है। तो दोस्तों, ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि लड़कियों को हमारी संपत्ति, पिता की संपत्ति में से अधिकार नहीं मिलता। भारतीय संविधान ने और कानून ने उसने ये अधिकार दिया है।
तो विल बनाने का कारण ये है कि कई लोगों की इच्छा ये होती है कि उसे उसकी लड़की को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, उसकी ऐसी इच्छा होती है, लेकिन वो बिना विल के चले जाते हैं। जब बिना विल के आप चले जाते हो तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खड़ा होगा, संपत्ति विवाद खड़ा होगा और कोर्ट कचहरी में जाना है और वो 1-2 दिन में वो उसका निकाल नहीं होना है। तो दोस्तों, मैं ये आपसे मेरा जो वीडियो बनाने का मेन कारण और आप लोगों को जो समझाने का कारण ये है कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति के लिए आपकी संतान, आपके परिवार वाले ना लड़े, कोर्ट कचहरी ना करे और सालों साल अपना समय पैसा ये वेस्ट ना करे। तो आप अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति का आपको कैसे निकाल करना है कि जब आप ना रहें तो आपकी संपत्ति का आपको क्या करना है, उसके लिए आप विल बनाइए। विल कैसे बनाना है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया, विल में क्या ध्यान रखना है ये सब मैंने आपको बता दिया। बाकी विल बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। विल ना बनाने के कारण आपकी संतान चक्कर काटते रहेंगे, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, वकील, सबके। तो दोस्तों, इस जो मुद्दे को है इसकी गंभीरता को आप समझिए और विल की महत्वता को समझिए। विल आप अपने हिसाब से अपने हाथ से लिख दे, उस विल की कोई वैल्यू नहीं है। विल में कानूनी शब्द आने चाहिए, कानून के जानकार कोई भी व्यक्ति हो या वकील हो, आप उनसे सलाह लीजिए। इसका कोई बड़ा खर्चा नहीं है। तो इससे आपकी इच्छा, आपके जाने के बाद आपकी क्या इच्छा है उसकी पूर्ति हर तरीके से हो सकती है। और उस विल को अमल में लाने के लिए भी आप अपनी जो भी इच्छा है वो आप बता कर जाइए। आपके जो विटनेस है, आपके जो एग्जीक्यूटिव आपसे कम उम्र के होंगे तो ही वो कर पाएंगे। और अपने विश्वासु आदमी को आप उसमें विटनेस बनाइए, जानकार बनाइए। जिस आदमी को उस विल से मिलने वाला है, जिसका हित उसमें है, उसको विटनेस में ना ले, ये खास ध्यान रखें। विल में सबसे बड़ी बात, लोगों को जो डर रहता है, विल में किसी स्टैम्प का यूज़ नहीं होता है। आपको 1 रुपये का स्टैम्प यूज़ नहीं करना है, स्टैम्प ड्यूटी कुछ नहीं भरनी है। नॉमिनल जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो होता है, प्लस आपके जो कंसल्टेंट जो आपसे चार्ज ले वो, बाकी और कोई विल का कोई बड़ा चार्ज नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है कि आप सब विल बनाएं। विल से आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति को लेकर आपके परिवार में कोई विवाद नहीं होगा, ये एक मानी हुई बात है। और अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो वो चैलेंजेबल नहीं होगी, अगर होगी तो वो अपने आप प्रूफ हो जाएगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर मैंने बहुत सारे विषयों पर कानूनी सलाह आपको इस तरह से दी है। इस समय और इस परिस्थिति के अनुसार मुझे लगा कि ये विषय मुझे आपको बताना चाहिए, इस विषय पर आपको जानकारी देनी चाहिए। आपको इस विषय पर कोई भी इसके अतिरिक्त ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7878356585 है। मैं मेरा नंबर वापस रिपीट कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर 7878356585 है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।